मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैं ऐसी बहुत सारी मिस्टेक कर लेता हूं जिसकी वजह से एग्जाम में फेल हो जाता हूं। अब ऐसा किसको कह रहा है ये आपको जरा समझना है। ये जनरली वो किसी टेलीग्राम चैट पे, किसी व्हाट्सएप चैट पे, या किसी फ्रेंड को, या फिर फैमिली के अंदर किसी व्यक्ति को जनरली कहता हुआ देखा जाएगा। हो सकते हो ये आप हो, और आप अपने फैमिली के किसी मेंबर को या दोस्त को कहता है यार मैंने ये मिस्टेक कर दी और जिसकी वजह से मेरा ये पेपर खराब हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमें पता होती है, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द एग्जाम को देखने के बाद, पेपर को देखने के बाद सब कुछ दिमाग से गायब हो जाता है और केवल हम अपने फ्लो में वापस से चले जाते हैं, और जिसकी वजह से वो मिस्टेक्स फिर से हो जाती हैं। दोस्तों, हमेशा कहा गया है कि अगर हमें अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करना है तो हमें अपनी मिस्टेक्स को बार बार याद रखना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे लिए हमारी मिस्टेक्स को उतना ही ओवरकम हम कर सकते हैं। और आज के इसी सेशन में मैं आपका मोदी सर आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिन्हें आप नहीं करें तो आप अपने एग्जाम्स के अंदर एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, और यहां जो मैं आपको टॉप 10 चीजें बताने वाला हूं ये बहुत बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी भी दोस्त के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपको लगता है कि मैं बैंक एग्जाम नहीं दे रहा हूं लेकिन मेरा दोस्त बैंक एग्जाम दे रहा है, उसके काम आएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे हमारे लैक ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, ये जो लैक ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हो और आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और आपने किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, क्योंकि उस वक्त हम उस क्वेश्चन के फ्लो में होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे तो यार टाइम चल रहा है और हम लगे हुए हैं उसी की कैलकुलेशन करने में, उसी के अरेंजमेंट के अंदर, या उसी के अंदर कोई चीज को बिठाने के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हो सकता है ये क्वेश्चन टफ हो और आगे कोई इजी क्वेश्चन हो, मेरा तो गया वो इजी क्वेश्चन, बिकॉज आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो आपको ये स्किल सीखनी होगी ड्यूरिंग द मॉक पेपर। मॉक पेपर में आप इस स्किल्स को यूज करिए, कई सारे मॉक लगाइए, 10, 20, 30, 40, 50, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं आपको कमियां तो बताऊंगा लेकिन साथ में उसकी सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जोश जोश में फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद चले जाएंगे एग्जाम देने के लिए, और यहां पे क्या होगा, रिजल्ट फेल हो सकता है। चलो पहली बार आप चले गए और आपने केवल ये सोचा चलो मैं तो केवल देने जा रहा हूं, मेरे को क्लियर हो जाएगा, वैसे तो मुझे पता है नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप इनसफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपने चले गए और देने चले गए और आप फेल हो गए, तो उसके बाद क्या होगी, वो एक हैबिट में चले जाएगा आपको दूसरी बार भी वैसे ही कॉन्फिडेंस में चला जाएगा, तीसरी बार भी वैसे ही कॉन्फिडेंस में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहा है, घर पे बैठ करके वो अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है हर एक टॉपिक के ऊपर, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई सारे बच्चे यहां पे क्या करते हैं ना, एक मिस्टेक जो मैंने देखी है बहुत सारे बच्चों में, वो ये होता है कि कोई टॉपिक उन्हें बहुत अच्छे से आ जाता है और अच्छे से आने की वजह से उन्हें लगता है कि बस ये तो मुझे आता है, इसका तो बेसिक भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन सोचिए, अगर उस क्वेश्चन के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर कोई एडवांस क्वेश्चन तैयार हो गया तो क्या होगा। तो वहां काम आएगी आपकी वो प्रैक्टिस, आपकी वो बेसिक्स। तो उन्हें रिवाइज भी करिए। तो आप अगर इनसफिशिएंट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम के अंदर उसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, हमारा नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। ये स्पेशल पॉइंट है एंड उन बच्चों के लिए जो बेसिकली नए हैं, क्योंकि ये सेशन में उस हर एक बच्चे को कैप्चर कर रहा हूं जो नया है बैंक एग्जाम्स को लेकर के, या फिर वो ओल्ड है और ऑलरेडी वो पिछले एक साल से तैयारी कर रहा है। जो नए बच्चे हैं उन्हें जनरली क्या होता है, सिलेबस के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है। वो जितना उन्हें यूट्यूब से पढ़ लिया है, किसी बैच में पढ़ लिया, उन्हें लगता है कि वही है, उसके अलावा नहीं है। लेकिन प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बैच में जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बैच में या फिर यूट्यूब पे आपको कहीं कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो वो एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सके। लेकिन उसके अलावा क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे न्यूमरस पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक बैच में कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना होगा, आपको ही सॉल्व करने होंगे वो क्वेश्चंस, और फिर कोई भी दिक्कत आती है तो अपने टीचर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो इनसफिशिएंट एग्जाम पैटर्न है या फिर ये इनसफिशिएंट नॉलेज है अबाउट हमारे सिलेबस को लेकर के, वो हमारी यहां पे क्लियर होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से समहाउ आप 90-95% तक अंदाजा लगा लेंगे कि आपकी तैयारी किस पैटर्न पे चल रही है, किस ट्रैक पे चल रही है।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। देखिए, स्टडी प्लान का नाम आते ही तो आप बोलते हैं ये तो मैं ही हूं, मैंने आज तक कोई भी स्टडी प्लान बनाया है, आज रात को बनाया है, 2 दिन फॉलो करूंगा, तीसरे दिन गायब। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बिकॉज आप ना अपने पैटर्न को नहीं संभाल पा रहे हो। आप अपनी बॉडी पे अचानक से बहुत सारा बर्डन दे रहे हो कि भाई अब तेरे को सुबह उठना है 4 बजे से, रात को 12 बजे सोना है, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आप अपनी बॉडी के पैटर्न को अकॉर्डिंग काम करिए। आप वीकली शेड्यूल बनाइए, आप डे वाइज शेड्यूल बनाइए, लेकिन आप ऐसा मत करिए कि आप अचानक से पूरी बॉडी को प्रेशराइज कर दो कि भाई तेरे को ये फॉलो करना है, और चौथे दिन बॉडी कहे आज तो मैं बहुत थक गया, आज सो लेता हूं और कल मैं एक नए प्लान के अकॉर्डिंग काम करूंगा। धीरे धीरे आप अपने टाइम टेबल को चेंज करना स्टार्ट करें। एक अच्छा स्टडी प्लान बनाएं, लेकिन उसको धीरे 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 थोड़ा टफ करें। पहले ही दिन आप टफ ना करें, इससे नुकसान आपको होगा और इसका सारा की सारा स्ट्रेस आपके माइंड पर जाएगा। तो प्लीज एक अच्छा स्टडी प्लान बनाओ और अपने स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर हम यहां पे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइमिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। तो क्या सीन है हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, पुअर यूटिलाइजेशन को लेकर के। देखिए सीन क्या होता है ना, कि क्यों मैं यहां पे कह रहा हूं कि टाइम यूटिलाइजेशन मेरा पुअर है। समटाइम्स क्या होता है कि हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरा टाइम यूटिलाइजेशन ही खराब है, गलत है, मैं बहुत एक्यूरेसी के साथ भाग रहा हूं, स्पीड के साथ भाग रहा हूं और पता ही नहीं है आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो भी चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। तो आप एक प्रॉपर पुअर टाइम मैनेजमेंट के साथ कभी नहीं आएंगे। आपको हमेशा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ जाना होगा। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पे मुझे कितना टाइम देना है, इस क्वेश्चन पे कितना टाइम मुझे नहीं देना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर बच्चों में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। स्पीड के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, वो स्पीड में भाग रहे हैं, स्पीड में भाग रहे हैं, स्पीड में भाग रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। आपकी स्पीड उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी एक्यूरेसी, क्योंकि स्पीड कितनी भी अच्छी हो अगर एक्यूरेसी नहीं है तो सब कुछ चौपट है, सब कुछ बेकार है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रखनी होगी, क्वेश्चंस को सही सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ रिवीजन। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चे मेरे टच में आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं और एक ही चीज कहते हैं, सर यहां से क्वेश्चन नहीं बन रहा, यहां से क्वेश्चन नहीं बन रहा। और मैं कहता हूं कि चलो वो क्वेश्चन मुझे दो, और व्हेन मैं उनसे वो पिक्चर्स मंगा के जब उन क्वेश्चंस को देखता हूं और सॉल्व करता हूं, तो मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बैच में करवाए हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने बैच में करवाए हैं। आप जाकर के देखिए इस नंबर की क्लास को, इस टॉपिक के इस नंबर की क्लास को जाके देखिए। जब वो देखकर वापस आता है तो क्या कहता है, हाँ सर मेरे से हो गया, थैंक यू। नाउ ये पॉइंट ये कह रहा है, आई एम नॉट रिवाइजिंग माई कॉन्सेप्ट। और इसकी वजह से सबसे बड़ी गलती क्या होगी, अगर आपके टीचर ने उस वक्त रिप्लाई नहीं किया तो, 2-4 दिन अगर आपका टीचर बिजी रहा और नहीं रिप्लाई कर पाया तो आपने उसे वहीं छोड़ दिया, और वही चीज अगर आपके एग्जाम में आ गई तो क्या होगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखो, आप कितने ही अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आप कितने ही ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, पर रिविजन इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपने ये चीज अपने बॉडी के अंदर डाल दी तो समझ लीजिए आपके रिवीजन भी ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका एग्जाम भी क्लियर होगा ही होगा। इसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर हम इतना एम्फेसिस दे देते हैं कि भाई हमें मजा आता है। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि रीजनिंग बहुत ज्यादा फेवरेट हो जाता है, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है कि क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन चैलेंज भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग को कहता है कि ठीक है ट्राई करूंगा हो जाएगा, ट्राई करूंगा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कई बार इसी तरीके से हर एक बच्चे का एक अलग होता है, किसी को इंग्लिश बहुत पसंद है तो किसी को मैथ भी बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि सारे ही रीजनिंग पसंद करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर ओवर एम्फेसिस टाइम खर्च कर रहे हैं और बाकी आपकी जो सब्जेक्ट हैं, चाहे आपको इंग्लिश हो या करंट अफेयर्स या बैंकिंग हो या फिर मैथ्स हो, अगर आप उसके ऊपर प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, नुकसान आपका ही है। उसमें फिर नुकसान आपका ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा ही यही है, हम अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं, कई बार हम अपने दिल के भरोसे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो जंग है ये आपके दिमाग से खेली जाएगी, ये जो एग्जाम है वो आपके दिमाग से पार किया जाएगा, ना कि आपके दिल से। तो प्लीज दिल को साइड में रख करके अपने दिमाग से पूरे सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर टाइम डिवाइड करके और मेहनत करिए, और सबको इक्वली टाइम दे करके आप लगातार फोकस करिए अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, फायदा मिलेगा। सेकंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है, वो 1 या 2 मॉक लगा के एग्जाम देने चले जाते हैं। एग्जाम से 10 दिन मैंने पहले पूछता हूं कि बताओ अब तक कितने मॉक लगाए, बोले सर अभी तक तो नहीं लगाए, अब लगाना स्टार्ट करूंगा। पर क्या इससे कुछ होगा फायदा?
आप एग्जाम के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आप ये सोच रहे हैं या ये चीज आप स्टार्ट कर रहे हैं, सर मेरे पास उसके ना उस पर्टिकुलर कोचिंग वालों ने ना मुझे 15 ही मॉक दे रखे हैं, उस वेबसाइट ने ना मुझे 20 ही मॉक दे रखे हैं, उस ऐप में ना सर 20 ही मॉक है, तो मैं अगर अभी लगा दूंगा ना खत्म हो जाएंगे। ये एक मेंटालिटी से सिर्फ बाहर निकलिए। अगर आपने आज मॉक लगाना स्टार्ट नहीं किया एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले, अगर आप मॉक लगाने की हैबिट नहीं डाल रहे हैं, नुकसान भी आप ही का ही है। इतना पैसा बचा के क्या कर लोगे भाई? हाँ, क्या कर लोगे? अगर आपको कहीं से मॉक मिल रहे हैं 200 300 400 रुपए में, उसे लगाइए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा तो फायदा आपको ही होगा ना। अल्टीमेटली दो चीजें हैं, या तो फायदा आपको होगा या एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा कि कैसा पेपर होता है, किस तरह का पेपर होता है, क्या क्या मैं गलतियां कर रहा हूं, क्या क्या मुझे सुधार करना है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप एजुकेशन में हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट रखिए अपनी पढ़ाई के ऊपर, बाकी चीजों पे नहीं, और उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन दीजिए। मॉक लगाइए और कम से कम आपका 90 डेज से पहले आपके मॉक लगाने स्टार्ट हो जाने चाहिए एग्जाम से, तब जाके आपका वो फ्लो बनेगा, वो कॉन्फिडेंस बनेगा, उसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा, ये देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं दैट इज कॉल्ड एग्जाम एनालिसिस, मॉक एग्जाम एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे नहीं करते, कुछ बच्चे करते हैं तो वो सक्सेस स्टोरी के अंदर बताते भी हैं कि मैं अपने पीओ के मॉक को एग्जाम एनालिसिस करता था, देखता था कि टॉपर ने कितने किए, मैंने कितने किए, किस क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम डिवोट किया, इस क्वेश्चन में इतना टाइम मुझे क्यों लगा, ये मैंने गलत कैसे कर दिया, ये मैं सही कर सकता था तो और क्या तरीका लगा कि सही कर सकता था, है ना, ये मैंने स्किप किया, क्यों स्किप किया। उसके पास हर चीज के ऊपर वो क्वेश्चन करता था जब वो एग्जाम एनालिसिस करता था खुद का। पर बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है एग्जाम एनालिसिस भी कोई होता है। सर देखा है, सबमिट करते हैं, रिजल्ट आ जाता है कि पास हो गया, फेल हो गया, इतने नंबर आ गए, बस। लेकिन उसके बाद जो उसके अंदर डिटेल होती है वो डिटेल नहीं देखते। परंतु सोचिए, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। आजकल लोग, आपकी जितनी भी सारी मॉक की कंपनियां हैं, वो आपके लिए इतना डिटेल एनालिसिस निकाल रही है ताकि आप अपनी हर चीज को, अपने हर स्टेप्स को पता कर सको कि कहां कहां गलती कर रहे हो आप, और फिर भी आप नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो और गलतियां सेम पे सेम रिपीट किए जा रहे हो। मैं ये वाला सेशन मैं दिल से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि एक अच्छा स्टूडेंट, एक लगातार पढ़ने वाला स्टूडेंट वही गलतियां बार बार करता रहे, बार बार करता रहे और फेल होता रहे, और फिर अपना उदास सा मुंह लेकर के आए कि सर मेरी क्या किस्मत खराब है, मेरा क्यों एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, मैंने क्या गलती कर दी है, मुझे गलती बताओ। और जब मैं देखता हूं वो हर चीज में उसके अच्छे हैं, लेकिन गलती पता है वो यही कॉमन मिस्टेक्स कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। और शायद ये आप भी हो सकते हैं, आपको भी यही लगता होगा यार ये कुछ तो मैं कर रहा हूं, शायद कुछ तो आप कर रहे हैं ना वो गलती जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हैं, वही आपको नहीं करनी है और वही इन सब में छुपा हुआ है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपके मॉक के स्कोर, आपके एग्जाम एनालिसिस, आपका रिवीजन, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, ये सब चीजें आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपकी एग्जाम फियर को दूर करती है, आपकी उस एंजाइटी को खत्म करती है। लेकिन क्या होता है जब हम सब नहीं करेंगे, तो फिर ये आएगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी आएगी, घबराहट आएगी, फिर आएगा सर मेरा पेपर है सर परसों, प्लीज मुझे प्लीज कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, ये वाले क्वेश्चन कर लूंगा, ये वाले बता दो सर, मॉक बता दो प्लीज। फिर ये हाथ दूजेंगे। दिस शुड नॉट बी हैपन विद यू बच्चों, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये जो मैंने आपको 1 से लेके 10 चीजें बताई हैं, अगर आप 1 से लेके 10 चीजें करना आज से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये 11th नंबर की चीज ना, ये कभी आपके साथ नहीं होगी। ये आपके मोदी सर का वादा है आपसे। तो प्लीज अप्लाई करिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही मेरा आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में कहीं कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं कोई भी बात हो, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मुझे बताइएगा। आई विल reply you. Okay, best of luck, thank you.